नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर एक अनोदर टॉपिक पर वीडियो। और आज का वीडियो भी आपके लिए खास रहने वाला है। जैसा कि आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा जिसमें मैंने आपको इंडिया के सभी नेशनल पार्क सभी स्टेट्स के कवर किए थे, सेम ऐसा ही एक ब्रह्मास्त्र मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जीएस का। और आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में जितने क्वेश्चन आपके आर्टिकल से, अमेंडमेंट से या फिर पार्ट से या शेड्यूल से पूछे जाते हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपका पेपर आने वाले दिनों में एसएससी सीजीएल का आपका एग्जाम है तो ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आपको 1 से 2 नंबर यहाँ से बिल्कुल मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आज तक जरूर देखिएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सोर्सेज। ठीक है, देखिए सोर्सेज का मतलब क्या है कि हमने अपने संविधान में जिन चीजों को रखा है उन्हें किन किन कंट्रीज से हमने अडॉप्ट किया है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, काफी शिफ्टों में आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। तो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या चीजें अपने संविधान में ली हैं। तो देखिए, कॉनकरेंट लिस्ट। अब जो कॉनकरेंट लिस्ट है मैं इसको समझा देता हूं कि 3 तरीके से, ठीक है, 3 तरीके से यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, अब 3 तरीके कौन से हैं? पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी कि जिस पर केंद्र का पूरा अधिकार होता है, यानी कि उस पर पूरी की पूरी दावेदारी केंद्र की होती है। स्टेट लिस्ट जिस पर केवल और केवल स्टेट ही उसको देखभाल करता है, उसकी पूरी दावेदारी स्टेट ही रखता है। और थर्ड होती है कॉनकरेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर किसी चीज पर काम करते हैं। ठीक है, और जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्टों में नहीं आता उसके लिए एक अलग से एक लिस्ट है जिसका नाम है रेज़ोल्यूटरी लिस्ट, तो उसको उसमें रख दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ये कॉनकरेंट लिस्ट है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों सहभागी से काम करते हैं, ये कॉनकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की थी। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, हम भारत के अंदर भारत की सीमाओं में व्यापार कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही इसको अडॉप्ट किया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज यानी कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों को एक साथ बुलाने की शक्ति प्रेसिडेंट रखते हैं। 108 आर्टिकल के तहत, यानी कि आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों को बुलाया जा सकता है। बुलाएंगे कौन? तो याद रखना, बुलाएंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, और इस सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जॉइंट सेशन की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का ही स्पीकर करता है, लेकिन अगर किसी कारणवश लोकसभा का स्पीकर मौजूद नहीं है तो उस केस में डिप्टी स्पीकर जो होगा लोकसभा का, फिर वो इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, लेकिन बुलाएगा कौन? तो इस जॉइंट सेशन को जो है वो बुलाते हैं प्रेसिडेंट। और किस आर्टिकल में आता है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 108 में जॉइंट सेशन आता है। इसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया से चौथी चीज अडॉप्ट की है लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, यानी कि प्रीएम्बल में जो हमने भाषा का इस्तेमाल किया, जिस भाषा में हमने प्रस्तावना को लिखा है। आप जानते हैं कि प्रस्तावना को जो पेश किया था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत। ठीक है, प्रीएम्बल को लाए थे। तो प्रीएम्बल क्या है? जैसे हमने देखा है जब हम किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो किताब के पहले पन्ने पर सारा इंडेक्स लिखा हुआ होता है कि इस किताब के अंदर ये चीज इस पेज नंबर पर है। ठीक है, तो प्रीएम्बल सेम वैसे ही है, वो प्रस्तावना है, वो बताती है कि संविधान में जो जो चीजें लिखी गई हैं वो क्या क्या है और किस किस पेज पर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। तो प्रीएम्बल क्या है? ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। ये संविधान के बारे में बताता है कि किस तरीके से संविधान को लिखा गया है, किस किस चीज पर क्या क्या चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो प्रीएम्बल देखो, दुनिया का सबसे पहला प्रीएम्बल अगर बात करूं तो अमेरिका ने सबसे पहले प्रस्तावना को पारित किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि प्रीएम्बल कहां से लिया है तो प्रीएम्बल वाला आइडिया तो हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन प्रीएम्बल में जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसको हमने कहां से अडॉप्ट किया है? उसको हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। ठीक है, अगला आता है कनाडा। हमने कनाडा से, देखो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखी हैं। अडॉप्ट तो हमने बहुत सारी चीजें की हुई है, लेकिन हमने कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ यहाँ पर लिखी है। जैसे कनाडा से हमने गवर्नर के अपॉइंटमेंट को क्या किया है? अडॉप्ट किया है कि हर एक स्टेट में भारत सरकार का भी एक कौन होगा? नुमाइंदा होगा, जो भारत सरकार की तरफ से भेजा जाएगा हर एक राज्य में, ये देखने के लिए कि वह राज्य ठीक तरीके से प्रशासन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, शांति उस राज्य में बनी हुई है या नहीं बनी हुई है।
कहीं लोगों के प्रति कोई सरकार कोई गलत कदम तो नहीं उठा रही है, तो उसके लिए जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसी का नुमाइंदा वहां पर जाता है, जिसको कौन भेजता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किसको, गवर्नर को। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हमने कहां से अडॉप्ट किया है, कनाडा से अडॉप्ट किया है। सेम ऐसी बात करें अगली फ्रांस की, तो फ्रांस से हमने क्या ली है, दो चीजें हमने फ्रांस से ली हैं। एक तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इनके जो आइडियल्स हैं, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, समानता और फ्रेटर्निटी, इन तीनों शब्दों को, इन तीनों आइडियल्स को हमने प्रीएम्बल में जो ऐड किया है, वो हमारा आइडिया कहां से अडॉप्ट हुआ है, फ्रांस से अडॉप्ट हुआ है। याद रखना, प्रीएम्बल अमेरिका से लिया हुआ है, यानी कि यूएसए से लिया हुआ है, उसकी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की हुई है, और उसमें ये जो आइडियल्स है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों आइडियल्स हमने कहां से अडॉप्ट किए हैं, फ्रांस से अडॉप्ट किए हैं। रिपब्लिक शब्द यानी कि गणतंत्र शब्द हमने जो अडॉप्ट किया है, वो भी कहां से किया है, फ्रांस से किया है। ठीक है, और फ्रांस के बारे में आप ये भी जानते हैं कि विश्व का पहला ऐसा देश है जिसमें जीएसटी लागू हुई थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गुड सर्विस टैक्स जो है, जो जीएसटी है, वन नेशन वन टैक्स, वो सबसे पहले फ्रांस में ही लागू हुआ था। इसके बाद बात करें जर्मनी की, जर्मनी से हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को अडॉप्ट किया। पहला, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी मैंने आपको बताया था, तीन तरीके से इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहला, अगर हमारा किसी दूसरे देश के साथ कोई युद्ध चल रहा है, बाहर आक्रमण है, बाहर का आक्रमण है, ठीक है, तो उस केस में हम एक इमरजेंसी लगा सकते हैं, यानी कि हम एक प्रेसिडेंट लगा सकते हैं आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। एक इमरजेंसी राज्यों में लगाई जा सकती है, जब कोई राज्य, अगर राज्य में अशांति बहुत ज्यादा फैल गई है, ठीक है, वायलेंस बहुत ज्यादा होने लगा है, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, तो उस केस में पूरा का पूरा जो शासन है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, प्रेसिडेंट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, उसको हम स्टेट इमरजेंसी कह देते हैं, जो आर्टिकल 354 में है, 356 में है। किसमें, आर्टिकल 356 में। देखो, आर्टिकल 352 में वो इमरजेंसी है जब हमारे किसी देश का किसी बाहर के देश से आक्रमण चल रहा हो, उस केस में जो इमरजेंसी लगेगी वो आर्टिकल 352 के तहत लगेगी। ठीक है, फिर आर्टिकल 356 के तहत इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से इमरजेंसी जो घोषित होती है, यानी कि अंदर ही कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ हो, स्टेट्स में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ हो, डिस्प्यूट्स क्रिएट हुआ हो, ठीक है, तो उस केस में, जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा उपद्रव मचा था, तो ये डिमांड उठने लगी थी कि यहाँ पर प्रेसिडेंट शासन लगा दो, प्रेसिडेंट रूल लगा दो। तो हम इसे दूसरे नामों में प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और आर्टिकल 360 तीसरी इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, यानी कि वित्तीय इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल। जब सरकार पर पैसा खत्म हो जाए, सरकार पर लोगों को उनकी भलाई करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए, उनके खर्चों को चलाने के लिए सरकार के पास कोई पैसा ही ना बचे, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, जैसे श्रीलंका में लगी हुई है। आज तक हमारे देश में दो इमरजेंसी तो लगी है, पर तीसरी कभी नहीं लगी, और नौबत भी कभी ना आए, ऐसी आप दुआ कीजिए। आपने नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, लेकिन कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। एक बार लगने वाली थी 1992 में, लेकिन मनमोहन सिंह जो उस वक्त के वित्त मंत्री थे, उन्होंने एलपीजी स्कीम चलाकर उस फाइनेंशियल इमरजेंसी से भारत को बचा लिया था। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगते लगते रह गई थी, ठीक है, वरना उस केस में लग जाती। ठीक है, इसके बाद बात करें जर्मनी में, दूसरी बात है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब भी इमरजेंसी लगती है तो कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, जैसे आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, या घूमने की स्वतंत्रता, या असेंबली करने की स्वतंत्रता, ये सस्पेंड हो जाते हैं। हाँ, जीने का अधिकार कभी खत्म नहीं होता, याद रखना, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। ठीक है, इमरजेंसी में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी सस्पेंड नहीं होते, बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो सकते हैं। और ये प्रोविजन हमने कहां से उठाया है, जर्मनी से उठाया है। ठीक है, इसके बाद बात करें आयरलैंड की। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी यानी कि राज्य के मौलिक नीति निदेशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी बोलते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इनको हमने अडॉप्ट किया है। इसके तहत क्या होता है कि जो राज्य सरकारें हैं वो राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, राज्य में शांति बनाने के लिए, राज्य में समानता लाने के लिए, ब्रदरहुड लाने के लिए कुछ योजनाओं का क्या करती है, चयन करती है। तो वो डीपीएसपी के तहत ऐसा कर सकती है। ठीक है, हालांकि हम लोगों के ऊपर इसकी जो प्रवृत्ति है वो कभी-कभी नकारात्मक हो जाती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की जो प्रकृति है वो सरकार पर नकारात्मक है, वो सरकार को कुछ करने को रोक सकती है, लेकिन डीपीएसपी में जो प्रकृति है वो हमें कुछ करने के लिए रोक देती है। जैसे हम किसी भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, अगर सरकार ने कह दिया कि आप सब पेड़ नहीं काटेंगे तो आप नहीं काटेंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ
एनवायरनमेंट के तहत आप उसको आपको क्या कर दिया, बाध्य कर दिया, आप कानूनी रूप में आ गए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको या तो जेल या फिर उसका जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। तो डीपीएसपी में राज्य ऐसे ऐसे कानून बना सकते हैं। ठीक है, बात करें मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को किस प्रक्रिया से चुना जाएगा, किस प्रक्रिया से प्रेसिडेंट को चुना जाएगा, उसका जो प्रोपोर्शन, उसका जो मेथड है वो भी हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। इसके बाद नॉमिनेशन जो होगा मेंबर्स का राज्यसभा में, यानी कि राज्यसभा में किस तरीके से हम मेंबर्स को नॉमिनेट कर कर भेजेंगे, उसकी प्रक्रिया भी हमने आयरलैंड से अडॉप्ट की है। सुनते रहिए, ध्यान से समझते रहिए कि आयरलैंड से क्या क्या चीजें ली हैं। डीपीएसपी लिया है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा ये भी हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट आपका आता है जापान। जापान से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कानून के द्वारा जो प्रक्रिया आपकी चलाई जाती है उसका जो प्रोसीजर है वो हमने अडॉप्ट किया है। किससे? जापान से। ठीक है, जापान कहता है कानून की जो समानता है ना, जो इंडिया में कानून की समानता है, वो वाला जो प्रोसीजर है वो हमने जापान से अडॉप्ट किया है कि कानून सभी के लिए होगा, सर्वोपरि होगा, जो कानून कहेगा वही आपको मान्य होगा। ठीक है, इसके बाद साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका से हमने दो बहुत महत्वपूर्ण चीजों को अडॉप्ट किया है। पहला, संविधान में संशोधन। संविधान में जो संशोधन है वो लोकसभा के तहत किया जाता है, तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखना कभी भी संविधान में जो संशोधन है वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे में कभी नहीं किया जाएगा। यानी कि संविधान में कितने संशोधन हो जाए पर कभी आपके फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक मूल ढांचा है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि जो मूल ढांचा होगा, सरकार कभी भी उस मूल ढांचे में कभी भी संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि सरकार के बनाए हुए कानून को वैलिड करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के, इनवैलिड करने की या उसको जीरो करने की, नल करने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन वो ऑन द बेस ऑफ ग्राउंड किस पर कर सकती है? जब कोई भी कानून, सरकार के बनाया हुआ कानून अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करे, वायलेट करे या फिर उसका अनादर करे। ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट उस बनाए हुए कानून को नल कर सकती है। ठीक है, अभी जैसे कृषि कानून में भी आपने देखा होगा, जब फार्म लॉज आए थे तो लोगों ने ये पिटीशन डाली थी कि ये कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों को हनन कर रहे हैं। तो उसकी पिटीशन यही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इसको नल और वॉइड कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें देखेगा कि क्या वो वास्तविकता में बेसिक स्ट्रक्चर पर जो है प्रभाव डाल रही है, क्या वास्तविकता में बेसिक स्ट्रक्चर उससे हनन हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हो रही होगी तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। ठीक है, हालांकि नहीं हो रही थी इसलिए वो नहीं हुआ, फिर सरकार ने, भारत सरकार ने स्वयं उसको वापसी कर लिया या रिपेल कर दिया कानून को। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमने इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर है उनका इलेक्शन किस तरीके से होगा। देखो, मेथड जो है यानी कि जो नॉमिनेशन का मेथड है कि हम नॉमिनेट करेंगे, ये पक्की बात है कि हम उसको नॉमिनेट करेंगे राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के इलेक्शन जो होंगे उसमें हम लोग भाग नहीं लेते। ठीक है, उसमें असेंबलीज के लोग भाग लेते हैं, लोकसभा के लोग भाग लेते हैं, स्टेट असेंबली के लोग भाग लेते हैं। ठीक है, स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव उठ के आते हैं जो राज्यसभा में नॉमिनेट होकर बैठते हैं। तो नॉमिनेशन जो होगा राज्यसभा का मेंबर का वो तो आयरलैंड से है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इलेक्शन किस प्रकार से होगा, वो हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया। ठीक है, अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा आर्टिकल 80 के तहत हमारी आती है। आर्टिकल 80 कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसका एक रूप राज्यसभा होगी और दूसरा रूप लोकसभा होगी। आपको याद रखना है जो राज्यसभा है ये एक परमानेंट हाउस है, एक ये अपर हाउस है, यानी कि इसको उच्च सदन कहा जाता है, और ये स्थायी सदन है। यानी कि 1952 से जो राज्यसभा चलती हुई आ रही है वही राज्यसभा आज तक भी है। अगर सवाल कभी आए कि बताओ कौन से नंबर की राज्यसभा इस समय चल रही है, तो आप याद रखना पहली ही राज्यसभा चल रही है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। लोकसभा हर 5 साल बाद भंग हो जाती है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। तो याद रखिएगा राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, और आर्टिकल 80 में राज्यसभा आती है और आर्टिकल 81 में लोकसभा आती है। याद रहेगी ये वाली बात। ठीक है, उसके बाद बात करें यूएसएसआर की, यानी कि जो उस समय यूएसएसआर था उसका अब उसे रशिया कहा जाता है। तो यहां से हमने दो महत्वपूर्ण चीजें उठाई हैं। एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब है कि हमारे मौलिक कर्तव्य, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं देश के प्रति, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं अपने राज्य के प्रति। तो हमारे जो कर्तव्य हैं हमें बताए गए हैं कि आपका कर्तव्य ये है कि आप गंदगी ना फैलाएं, आपका कर्तव्य ये है कि आप एजुकेशन को प्राप्त करें, है ना, देश को डेवलप करने की आप सोचें, देश के प्रति कुछ भी अपशब्द ना कहें, ठीक है, देश का सम्मान गौरव हमेशा बढ़ाने की कोशिश करें, ये हमारे मौलिक कर्तव्य है।
तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमने कहां से अडॉप्ट करी है? रशिया से अडॉप्ट करी है। और दूसरी चीज आइडियल्स ऑफ जस्टिस, यानी कि जो न्याय के स्वरूप होने चाहिए, वो 3 तरीके से न्याय मिलना चाहिए किसी भी इंसान को। कैसे? एक तो सामाजिक न्याय की बात है, यानी कि सोशल जस्टिस की बात है, एक आर्थिक न्याय की बात है यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात है, और एक पॉलिटिकल न्याय की बात है यानी कि राजनीतिक जस्टिस की बात है। तो ये वाला भी हमने कहां से अडॉप्ट किया है? यूएसएसआर से, यानी कि आपके रशिया से अडॉप्ट किया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज अभी मैं आगे बताऊंगा फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है और कौन से संविधान संशोधन से इन्हें ऐड किया गया है। अगला आते हैं यूके यानी कि ब्रिटेन से। ब्रिटेन से भी हमने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को अडॉप्ट किया है। जैसे हमने बाइकैमरलिज्म लिया है। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है 2 चैम्बर, यानी कि एक ही सरकार के 2 हाउस बना दिए। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एक तो आपकी राज्य परिषद है ना, स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और एक स्टेट असेंबली है। तो 2 है, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। तो ये जो 2 हाउस होते हैं किसी भी एक सरकार के पास, इसको बाइकैमरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। ठीक है, तो ये जो बाइकैमरलिज्म की प्रक्रिया, जो बाइकैमरलिज्म है वो हमने कहां से अडॉप्ट किया है? वो हमने यूके यानी कि ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। ऐसी ऑफिस ऑफ कैग की बात करें तो कैग जो है यानी कि एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा, ये भी हमने कहां से अडॉप्ट किया है? यूके से किया है। ऑडिटर का मतलब क्या होता है? ऑडिटर का मतलब होता है जो सरकार की वित्त है, जो सरकार के खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, उसका जो आकलन करेगा, उसको जो ऑडिट करेगा, उसको कहते हैं कैग। ठीक है, तो कैग होगा, कैग का एक ऑफिस होगा। ये वाली बात भी हमने यूके से अडॉप्ट की है, यानी कि ब्रिटेन से अडॉप्ट की है। प्रेसिडेंट होगा, ये भी हमने यूके से अडॉप्ट किया है। ठीक है, और सिंगल सिटीजनशिप की बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता, यानी कि ऐसा नहीं होगा कोई व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है तो उसके पास किसी और देश की भी नागरिकता होगी, नहीं। भारत में ये प्रावधान है कि आप केवल एक ही नागरिकता लेते हैं। अगर आप किसी दूसरे देश की लेंगे तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। हम अगर इंडिया में है तो हमारे पास इंडिया की सिटीजनशिप रहेगी, और अगर हम कहीं विदेश में दूसरी सिटीजनशिप लेते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली इंडिया की नागरिकता हमसे छीन ली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट कर रखा है। कहां से अडॉप्ट किया है? तो यूके ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। अगला आता है स्पीकर इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में जो स्पीकर होंगे उसका भी हमने कहां से अडॉप्शन किया है? वो भी हमने कहां से लिया है? यूके और ब्रिटेन से ही लिया है। स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ये सारी चीजें हमने यूके से अडॉप्ट की है। अब सारी चीजें लिखी नहीं जा सकती क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, इसलिए ये चीजें मैंने आपको वर्बली बता दी। बात करते हैं यूएसए की। यूएसए यानी कि अमेरिका की। अमेरिका से भी हमने बहुत महत्वपूर्ण चीजें ली हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार। कुछ अधिकार हमें भी प्राप्त हैं, जैसे हमें अधिकार प्राप्त है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज का अधिकार प्राप्त करते हैं। पब्लिक अगर कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है तो ऐसा नहीं होगा कि किसी भी एक विशेष वर्ग के लिए ही नौकरी निकाली जाए, नहीं, उस नौकरी पर, सरकार की नौकरी पर सभी का हक समान है। ठीक है, हाँ वैकेंसीज कम ज्यादा हो सकती हैं लेकिन अधिकार सभी का होगा। ठीक है, सभी को कानून के तहत बात करा गया है, बोलने का अधिकार है, बात करने का अधिकार है, कहीं भी घूमने का अधिकार है, असेंबलीज बनाने का अधिकार है, ये जितने भी अधिकार हैं ये हमारे मौलिक अधिकार है। जीने का अधिकार है, ठीक है, लाइफ का अधिकार है, लिबर्टी का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार हमें किस में मिलते हैं? फंडामेंटल राइट्स में मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 प्रकार के हमें अधिकार देता है। 6 फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं, मतलब 6 टाइप्स के हमें फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद बात करें इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की, यानी कि प्रेसिडेंट होगा या उसका इलेक्शन होगा, ये बात तो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट कर ली है, लेकिन उसको हटाने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, उसे हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया है। ठीक है, इंपीचमेंट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट को उसके पद से हटा देना, और इंपीचमेंट का जो रेजोल्यूशन है, यानी कि जो उसकी प्रस्तावना है, मतलब जो उसका प्रस्ताव है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में आ सकता है। याद रखना, प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रक्रिया है वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आ सकती है। लोकसभा में भी उसका प्रस्ताव आ सकता है और राज्यसभा में भी उसका प्रस्ताव आ सकता है। ठीक है, और इसमें समय मिलता है प्रेसिडेंट को भी अपनी बात कहने का। हालांकि आज तक कोई भी इंपीचमेंट प्रोसेस से किसी भी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया है। ठीक है, तो ये वाली बात आप याद रखेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों से अलग कर दिया गया है। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट काम करेगी, यानी कि ना तो वो लेजिस्लेचर के फाउंडेशन में रहेगी, ना वो एग्जीक्यूटिव के फाउंडेशन में रहेगी, वो एक इंडिपेंडेंट रहेगी। इसलिए सभी लोगों की जो विश्वास है, सभी लोगों का जो एक कहते हैं ना, जो एक तरीके से दृढ़ वो है विश्वास है, फेथ है, वो किसके ऊपर है? वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोर्ट किसी के दबाव में नहीं आएगी, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, वो
किसी पर दबाव में ना आकर अपने हिसाब से अपना न्याय जो है देगी। ठीक है, इसके बाद जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि न्याय पूर्वालोकन हम कर सकते हैं, यानी कि जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि ये कानून जो है कहीं ना कहीं किसी चीज का वायलेशन कर रहा है, तो वो जाकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील कर सकता है कि आप इस कानून की एक बार इसका आप रिव्यू जरूर करें। तो सरकार के बनाए हुए कानूनों का रिव्यू कर सकती है कौन? सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो हमने जुडिशियल रिव्यू को कहां से अडॉप्ट किया? ये भी हमने यूएसए से अडॉप्ट किया। इसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। देखो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, सभी को रिमूव करने की प्रक्रिया हमने अमेरिका से ही उठा रखी है। ठीक है, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये बात भी हमने अमेरिका से उठाई है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, यानी कि भारत में वाइस प्रेसिडेंट का जो हमने उठाया है उसको हमने अडॉप्ट कहां से किया है अपने संविधान में? तो वो हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। और प्रीएम्बल, मैंने अभी बताया था पूरे विश्व में सबसे पहली प्रस्तावना पारित करने वाला देश ही कौन सा था? अमेरिका। तो हमने जो प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया है वो हमने यूएसए से ही अडॉप्ट किया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सबसे पहले लाए कौन थे? याद रखना, जवाहरलाल नेहरू। 9 दिसंबर, तारीख भी याद रखना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शेड्यूल्स की। अब देखिए शेड्यूल्स, ठीक है, सूचियों की बात कर लेते हैं। तो टोटल 12 सूची है, 12 शेड्यूल्स हैं। अब 12 शेड्यूल में भी हमें सारे नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही आपको बताए हैं। जैसे पहला शेड्यूल कहता है कि राज्यों के नाम या यूनियन टेरिटरीज के नाम की बात करता है। ठीक है, और इनमें बदलाव कर सकती है यूनियन गवर्नमेंट, इनमें बदलाव कर सकती है। ठीक है, दूसरी बात है सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स, यानी कि जो लोग होंगे, जो सरकारी पदों पर लोग बैठे हुए होंगे, जो राजनीतिक पदों पर लोग बैठे होंगे, उनका भत्ता कितना होगा, है ना, उनकी सैलरी कितनी होगी, इसकी बात दूसरे शेड्यूल में कही गई है। और ओथ की बात करें, यानी कि शपथ की बात करें, तो शपथ की बात तीसरे शेड्यूल में कही गई है। अब इसमें मुख्य तौर पर कौन कौन है मैं आपको बता देता हूं। प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज है, कैग है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सारे के सारे, तो उनकी सैलरी और उनकी ओथ की बात यहाँ पर कही गई है। इसके बाद चौथे की बात करें तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी कि हर एक स्टेट से या हर एक यूनियन टेरिटरी से कितनी कितनी सीटें राज्यसभा में दी जाएंगी, उसका जो एलोकेशन है, उसका जो आवंटन है, वो किसके तहत है? वो चौथे शेड्यूल में है, चौथी सूची में है। छठी सूची में इंपॉर्टेंट बात याद रखना, छठी सूची में जो ट्राइबल एरिया, 4 ट्राइबल एरिया का प्रशासन मुख्य तौर पर उसमें बात कही गई है। और वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं आपको याद रखने? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 वो स्टेट्स हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है छठी सूची में। ठीक है, 5वीं में बाकी ट्राइबल एरियाज के लिए दिया गया है, लेकिन छठी में केवल इन 4 को अलग से स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि यहाँ पर मुख्य रूप से आपको प्रशासन बहुत अच्छे से संभालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं। 7वीं की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा पावर्स का स्टेट और यूनियन के बीच में। अभी मैंने बताया था कि पावर जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो सेपरेशन है पावर का सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, ये 3 लिस्टों पर डिपेंड करता है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक आपका यूनियन लिस्ट। और अगर कोई इस लिस्ट में भी नहीं आता, जैसे कोई सब्जेक्ट ऐसा, जैसे जीएसटी था, जीएसटी जब आया था तो उसको ना तो यूनियन में डाला गया, ना उसको स्टेट में डाला गया, ना कॉन्करेंट में डाल दिया गया। तो जो कोई भी किसी भी लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं आता उसको हम रेजिडरी सब्जेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, उसके लिए चौथी सब्जेक्ट है रेजिडरी सब्जेक्ट, हालांकि बाद में उसको निकाल के हम डाल देते हैं अपना कॉन्करेंट में। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से अडॉप्ट की है? अभी मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट करी है। इसके बाद 8वीं की बात करें तो 8वीं सूची में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करी गई है। जब संविधान को पारित किया गया था, जब संविधान बना था, उस समय 14 भाषाएं थी, 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था। हिंदी तभी थी, हिंदी उर्दू ये दोनों भाषाएं तभी थी जब संविधान पारित हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, तो 8वीं में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखना, 22 लैंग्वेजेस को मान्यता प्राप्त है संविधान के तहत। 10वीं सूची एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करती है, दल बदल की नीति। ऐसा होता है कि जैसे कोई सीएम बना, अब वो सीएम सपोज करो बीजेपी पार्टी का है, अब सीएम ने जैसे ही सीएम बना, बीजेपी पार्टी का सीएम बना और सीएम ने तुरंत यहां से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो ऐसे को दल बदल नीति कहते हैं, यानी कि उसने दल बदल दिया। क्या कर दिया? दल को बदल दिया। तो इसके तहत जो स्पीकर होंगे लोकसभा के, वो उनकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। इसके खिलाफ बिल्कुल कानून है कि आप दल को बदल नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ, इलेक्शन से पहले बदलिए जितना बदलना है, लेकिन इलेक्शन के बाद आप उस दल को बदल नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर आपको आप पर विश्वास कर अगर आपको जनता ने चुना है, तो जनता ने अगर आपको चुना है, तो आप उस जनता के विश्वास को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से हनन नहीं कर सकते।
तो एंटी डिफेक्शन लॉ उन नेताओं के प्रति है जो अपॉइंट होने के बाद या इलेक्ट होने के बाद तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो उसके तहत दल बदल नीति है, उनकी वो जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। 11वें और 12वें सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं सूची में पंचायत की बातें जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है पंचायत, और 12वीं सूची में म्युनिसिपैलिटीज की बातें यानी कि नगर पालिकाओं की बातें जो आपको कहां पर देखने को मिलती है, शहरों में देखने को मिलती है, जिन्हें हम नगर पालिका नगर पंचायत कहते हैं। सुनो, जो आपकी पंचायत है ये 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। 1992 में ये संविधान हुआ था और 93 में ये लागू हो गया था। ऐसी म्युनिसिपैलिटीज की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन करके इसको 1992 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो याद रखना 74वें संविधान संशोधन से म्युनिसिपैलिटीज है और 73वें संविधान संशोधन से पंचायत है। याद करने का बड़ा आसान बताता हूं। सबसे पहले गांवों का विकास करना है, फिर शहरों का विकास करना है। तो गांवों का विकास 73वें में हुआ और शहरों का विकास 74वें संविधान संशोधन में हुआ। दोनों के दोनों लागू 92 में होते हैं और पारित हो जाते हैं 93 में। ठीक है, तो 1992 या 1993 आपको दोनों देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, बात करें संविधान में सबसे पहला संशोधन क्या हुआ, तो संविधान में सबसे पहला संशोधन 1951 में हो गया था। और वो संविधान में सबसे पहला संशोधन क्या था, वो था जमींदारी प्रथा को खत्म कर देना। ठीक है, याद रखना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वही था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी कि उसमें इतने बदलाव हुए कि हद से ज्यादा बदलाव हुए। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बदलाव बताता हूँ। इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने लोकसभा का टेन्योर 5 साल से 6 साल कर दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकार है और सरकार अमेंडमेंट कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। तब तो इमरजेंसी लगाने के लिए भी इतनी ज्यादा माथापच्ची नहीं थी। ठीक है, सीधा प्रेसिडेंट को बोलो कि तुम्हें इमरजेंसी लगानी, प्रेसिडेंट ने साइन किए और अगले दिन ही इमरजेंसी लग जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप इमरजेंसी के लिए प्रोविजन लाना चाहते हैं, प्रेसिडेंट लाएंगे, फिर उसे पटल पे लाएंगे, यानी कि लोकसभा में लेके आएंगे, राज्यसभा में लेके आएंगे, फिर मेजॉरिटी के हिसाब से वो पारित होगा, तब जाके इमरजेंसी घोषित होगी। पहले तो अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया हाँ ठीक है आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं, साइन करें और इमरजेंसी लागू कर दें। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। तो उसके बाद मोरारजी देसाई ने ये चेंजेस ला दिए थे 44वें संविधान संशोधन में। याद रहेंगे, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं पार्ट्स की, यानी कि भाग। टोटल 22 भागों में हमारा संविधान जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, 22 पार्ट्स है, लेकिन हम सारे 22 पार्ट नहीं पढ़ेंगे, हमें केवल इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पढ़ना है जो क्वेश्चन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले पार्ट में यूनियन और उसकी टेरिटरीज, यानी कि भारत और उसके जो क्षेत्र है, ठीक है, उसके जो क्षेत्र हैं उन सभी की बात है। और ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की बात है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, ये चारों के चारों आर्टिकल भारत और उसके भारत के जो अंदर के क्षेत्र हैं उन सभी की बात करता है। दूसरा है सिटीजनशिप। मैंने आपको बताया था हम कैसी नागरिकता को अपनाते हैं, सिंगल सिटीजनशिप को, जो हमने कहां से उठाई है, सिंगल सिटीजनशिप, याद करो यूके से। कहां से उठाई है? यूके से, यानी कि ब्रिटेन से। तो सिटीजनशिप के जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, अब देखो याद करने के तरीके बताता हूँ। 1 से लेकर 4, ठीक है, और भारत में सभी के सभी राज्यों की बात है। 1 से लेकर 4 तक भारत और भारत के सभी राज्यों की बात है। 5 से लेकर 11 ये सिटीजनशिप है। देखो, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपनाते हो तो यहां से 9 तो 11 बोलो, तो 11 बोलो, यानी कि 11 तक सिटीजनशिप के एक्ट है। 5 से लेकर 11 तक किसके हैं? सिटीजनशिप के एक्ट है। अब 12 से लेकर 35 तक के हमारे मूल अधिकार हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, जो हमने अमेरिका से अडॉप्ट किए हुए हैं, यूएसए से अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो 12 से लेकर 35 तक है। अब इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। अनटचेबिलिटी बहुत होती थी, छुआछूत होती थी। ठीक है, बड़े तबके के लोग छोटे तबकों को बहुत ज्यादा मतलब उनसे छुआछूत करते थे। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी इसके बहुत ज्यादा खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने खुद इस चीज को बहुत ज्यादा झेला भी था। ठीक है, तो इसलिए, और देखो फिर बाद में आकर उन्होंने एक भारत को ही सब ऐसा संविधान दे दिया जिससे आज पूरा का पूरा भारत बाइंड है, और इतने अच्छी चीजें इसमें लिख डाली कि देखने दिखाने लगे। ठीक है, तो बी.आर. अम्बेडकर जी को धन्यवाद कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से, देखो कितने लोगों ने उन्हें दबाया था जब वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई को पूर्ण किया, और पढ़ाई पूर्ण करने के बाद देश को एक ऐसा संविधान दिया जो देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
तो हेड्स ऑफ के बी आर अम्बेडकर जी हमारे भारत में पैदा हुए। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो 12 से लेकर 35 तक हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स में दो मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बता रहा था, एक आर्टिकल 17 और एक आर्टिकल 32। ध्यान से सुनना, जो आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, यानी कि छुआछूत को खत्म करने की बात करता है। इसको महात्मा गांधी जी ने संविधान की आत्मा कहा है। किसने? महात्मा गांधी जी ने। आपसे पूछेगा महात्मा गांधी जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 17 को महात्मा गांधी जी ने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का सरकार कभी भी हनन करती है, कभी भी आपसे उन्हें छीनने की कोशिश करती है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आपके मौलिक अधिकारों को अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा तो सुप्रीम कोर्ट को उसकी सुनवाई करनी होगी और तथागत करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट उससे डिनाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संविधान ने बाइंड कर दिया है। संविधान ने कह दिया है कि आप ही हैं कर्ता धर्ता। अगर इन बच्चों का, यानी कि हम बच्चों का, अगर कोई भी सरकार किसी भी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स को हमारे को छीनने की कोशिश करेगी तो आप इनके पिता के रूप में इनका कार्य करेंगे और इनके सभी अधिकारों को बचाने का जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर रहेगी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रहेगी। ठीक है, हालांकि हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट मना कर सकता है क्योंकि हाई कोर्ट में बर्डन बहुत होता है, क्रिमिनल केसेस बहुत सारे हाई कोर्ट के पास पेंडिंग होते हैं, तो इसलिए हाई कोर्ट तो मना कर सकता है पर सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, यानी कि दिल और आत्मा कहा गया संविधान की, क्योंकि इसके तहत 5 टाइप की रिट्स हम दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, 5 टाइप की रिट्स को हम दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब भी हमारे कभी भी सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करे तब। और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत हम कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट हाँ सुनवाई करने से या तो देरी कर सकता है या मना भी कर सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट कभी मना नहीं कर सकता क्योंकि वो गार्जियन है। ठीक है, क्योंकि वो हमारा करता धरता। चलिए, और सभी का विश्वास भी उसी में होता है। जब सरकार अपनी अपनी चलाने लगती है, मनमानी करने लगती है, तो सरकार के खिलाफ जब आदमी सोचता है कि अब कैसे करा जाए, तो उसका एक ही विश्वास होता है कि अब जो करेगा वो न्यायालय करेगा। तो इसलिए न्याय पर आज भी लोगों का भरोसा है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं 4। तो चौथे भाग में डीपीएसपी की बात है। अभी मैंने आपको बताया था डीपीएसपी हमने कहां से उठाए? आयरलैंड से उठाए। और कौन से पार्ट में है? तो याद रखना ये 4th पार्ट में है। ठीक है, डीपीएसपी राज्य के मूल नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, जिनका आर्टिकल, कौन से आर्टिकल से कहां तक जिक्र है? तो 36 से लेकर 51 तक सभी के सभी आर्टिकल्स किसके हैं? डीपीएसपी के। एक बार रिवाइज कर दें। 1 से लेकर 4 यूनियन और उसकी टेरिटरी, 5 से लेकर 11 सिटीजनशिप, 12 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक। फिर यहाँ पर एक नया पार्ट ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में इंदिरा गांधी जी के समय में। कौन है? पार्ट 4A। कौन है? पार्ट 4A, यानी कि 4 का के। इसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करते हैं। सर्वप्रथम ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बाद में एक इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज 2002 में ऐड हुई है, 86 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी गई है। ठीक है, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक के लिए फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी। कंपलसरी एजुकेशन है कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए। ठीक है, ये सरकार के ऊपर बात है, सरकार उसको देगी और ये हमारा भी कर्तव्य है कि हमें पढ़ना होगा। अब जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तो सरकार चाहे कितना पढ़ा ले, फिर तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, तो खुद को भी पढ़ना है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने 4th A के तहत ऐड करी। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आर्टिकल पूछे तो 51A, यानी कि 51 के क्या में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। संविधान के किस संशोधन के तहत इसे ऐड किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको ऐड किया गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन वही संशोधन है जो भारत कॉन्स्टिट्यूशन का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? छोटा संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं इंदिरा गांधी ने। इसके बाद पार्ट 5 की बात करें तो पार्ट 5, अब देखो 5, 6 और 8 को सीधा याद करना है। 5 में यूनियन की बात है, यानी कि संघ सरकार की बात है, जो 52 से लेकर 151 तक की आर्टिकल्स को कवर करता है, जिसमें प्रेसिडेंट भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी है। ठीक है, ये सभी के सभी इसी में कवर्ड है। उसके बाद आर्टिकल जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 में हमारे राज्य की बात है, स्टेट्स की बात है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, एक्सेट्रा जितने भी राज्य हमारे स्टेट हैं, इन सभी की बात है। इनके आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। और 7वां जो यहाँ पार्ट था उसको रिपेल्ड कर दिया गया है। ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया है, वो पार्ट डिलीट हो गया। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है? तो 7वां पार्ट डिलीट कर दिया गया है, यानी कि 238 आर्टिकल अब संविधान में नहीं है।
बात करें 8वीं की, तो 8वें पार्ट में यूनियन टेरिटरीज की बात है, तो सीधा याद करेंगे पार्ट 1 यूनियन और उसकी टेरिटरीज, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 स्टेट और पार्ट 7 डिलीट हो चुका, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज। यहां तक समझ आया। अब 9 पर आते हैं। 9 पर जैसे ही आएंगे तुरंत आप शेड्यूल पर भी आ जाना, क्योंकि 11-12 शेड्यूल। अब देखो 9 और फिर 11-12 कैसे आ रखना है। जो 9 भाग है, 9 भाग में पंचायतों की बात करेंगे। पंचायत का आर्टिकल लिखे हुए 243 ए से यानी कि 243 के क से लेकर 243 के ओ तक है, ठीक है। इसके बाद 9th ए की बात करें तो 9th ए में म्युनिसिपैलिटीज है। मैंने आपको बताया पंचायत गांवों के विकासों के लिए होती है, लोकल अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट है, और म्युनिसिपैलिटीज जो है वो शहरों के लिए, जैसे नगर पालिका है, ठीक है। तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक सारी म्युनिसिपैलिटीज हैं। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो 9th बी है, ठीक है, 9th बी से है, और 91वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया है। 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक ये जो आर्टिकल्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है। इसके बाद बात करें भाग 15 की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन से बात करता है, इलेक्शन कमीशन की बात करता है। भारत में जो इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव इलेक्शन होते हैं स्टेट असेंबलीज के, वो सभी की सभी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर होती है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन की जो बात है, जो इलेक्शन होंगे भारत में उन्हें इलेक्शन कमीशन करवाएगा, उसकी जो बात है, और उसका कार्यकाल भी याद रखना, इलेक्शन कमीशन जो होता है तो उसका कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है। तो इलेक्शन जो करवाएगा वो आर्टिकल 324 के तहत आर्टिकल 329 तक वो सारे आर्टिकल इलेक्शन से रिलेटेड है। 324 से लेकर 329 तक के सारे आर्टिकल इलेक्शन से बात करते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड है। बात करें 18वें भाग की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी के प्रोविजंस की बात करता है, ठीक है। इमरजेंसी यानी कि जब आपातकाल के जो प्रावधान है उनकी बात करता है। आपातकाल कहां से उठाया, साउथ अफ्रीका से उठाया हमने आपातकाल, ठीक है, सॉरी जर्मनी से उठाया, साउथ अफ्रीका से तो हमने अमेंडमेंट उठाया, इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी से उठाया। तो इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है जो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। मैंने आपको बताया था 352 जब लगता है जब बाहर से किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा हो, जैसे हम पाकिस्तान को पेल रहे हैं, पेलते आए हैं, पेलते रहेंगे, ठीक है। तो 352 आर्टिकल इमरजेंसी वहां पर लग सकती है। 356 इमरजेंसी तब लगती है जब इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, जैसे पंजाब में बहुत बार लगी है, सार्वजनिक पंजाब में लगी है, ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी। और 360 होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो मैंने आपको बताया था, जिसको मनमोहन सिंह ने बचा लिया था, लगने वाली थी 1992 में, ठीक है, जब नरसिम्हा राव सरकार थी, और उस समय वित्त मंत्री थे कौन, मनमोहन सिंह जी। तो उन्होंने एलपीजी स्कीम एक लाई थी, ठीक है, उसके तहत उन्होंने बचा लिया था, ठीक है। तो इसलिए मनमोहन सिंह का बहुत अच्छा नाम है, राजनेताओं में बहुत प्रख्यात हस्ती है मनमोहन सिंह, ठीक है। उन्होंने देश को उस इमरजेंसी से बचाया जिससे आज श्रीलंका बर्बाद हुआ पड़ा है। श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। इसके बाद बात करें आर्टिकल 20 की, इसके बाद बात करें पार्ट 20 की, यानी कि भाग 20 की। तो भाग 20 हमें बताता है अमेंडमेंट, यानी कि संविधान में संशोधन। संविधान में जो संशोधन है इसकी जो चर्चा है वो भाग 20 में है, ठीक है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 368 के तहत ये विधायिका को ये इजाजत है कि वो क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक है। लेकिन वो संशोधन ये सोचकर करे कि वो मूल ढांचे में कभी संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो मूल ढांचे में संशोधन करेगी तो सुप्रीम कोर्ट तभी के तभी उस कानून को नल एंड वॉइड कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं सभी की सभी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल में आप लिख कर रख लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में मिलेगा यहाँ से। इसलिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है, एक एक चीज को अपने हाथों से लिखकर, और ये आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप भी बिल्कुल कंजूसी ना करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, नीचे आपको रेड कलर का ऑप्शन आ रहा होगा, जस्ट क्लिक करें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।